हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल मस्ट बी डूइंग फाइन। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो डिटर्मिनर्स का लास्ट पॉइंट था, जो कि इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स के ऊपर था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो डिटर्मिनर्स के कुल मिला के हमने 4 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने डिटर्मिनर्स को डिस्कस किया है, उनके टाइप्स को डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल्स हमने अलग वीडियोस में, 4 वीडियोस में एक्सप्लेन किया, उनके क्वेश्चंस किए हैं। एंड फिर डिटर्मिनर्स के और जो दूसरे टाइप हैं, पोजेसिव हो गया, आपके इंटेरोगेटिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए, या फिर आपके न्यूमरल्स हो गए, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों, और क्वांटिफायर्स जो कि बेसिकली इंडेफिनिट ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने डिटर्मिनर्स के बारे में डिस्कस किया है। और याद रखिए, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है, जो आपके आरएएस मेंस पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आरएएस मेंस पेपर 4 के सिलेबस का सेकंड टॉपिक है, जो आपके लिए दिया हुआ है। सो शुरुआत करते हैं। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आई विल मेक श्योर फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन नाउ। व्हाट prepositions आर, होते क्या हैं prepositions? वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट। तो प्रिपोजिशंस जो हैं, एक बड़े टॉपिक के अंडर आती हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड, कनेक्टर्स। ठीक है, आपने कनेक्टर्स के बारे में सुना होगा। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो क्या काम करते हैं? कनेक्टर्स वुड मीन द वर्ड्स विच कनेक्ट, जो जोड़ते हैं, जोड़ने वाले शब्दों को कनेक्टर कहा जाता है। ठीक है, कनेक्ट का मतलब ही जोड़ना होता है। तो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं, राइट? तो कनेक्टर्स के अंडर ही, उसी के अंतर्गत प्रीपोजिशंस भी आती हैं, और एक और टॉपिक आपने सुना होगा, कंजंक्शंस। तो दोनों में फर्क क्या है? अब जो कंजंक्शंस हैं, वो स्पेशली कनेक्ट करने का काम करते हैं। वो स्पेशली दो शब्दों के बीच में आकर उनको जोड़ते हैं। जबकि प्रीपोजिशंस जो हैं, वो रिलेट करने का काम करती हैं। दोनों ही कनेक्टर में आते हैं, दोनों ही किसी सेंटेंस में दो शब्दों के बीच में आते हैं, लेकिन इनका फंक्शन, मतलब जोड़ने वाला तो होता है, लेकिन उसमें भी अलग अंदाज होता है। कंजंक्शन स्पेशली जोड़ते हैं, दो को ऐड करते हैं, जबकि प्रीपोजिशंस रिलेट करते हैं। रिलेट मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध क्या है, वो बताते हैं। तो वो काम होगा हमारा प्रीपोजिशंस का। तो अभी मैं आपको उसी की डेफिनेशन बताऊंगी कि वो क्या होती है, और आपको समझ में भी आएगा कि इनको प्रीपोजिशन कहा क्यों जाता है। ओके, तो क्योंकि प्रीपोजिशंस रिलेट करते हैं वर्ड्स को, उनके बीच के संबंध बताते हैं, तो प्रीपोजिशंस को हम रिलेटिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। रिलेटिंग वर्ड्स, वो शब्द जो रिलेट करते हैं, राइट? तो अभी अगर हम देखें कि प्रीपोजिशंस में होता क्या है, व्हाट आर वी सपोज टू अंडरस्टैंड इन दिस, तो पहले इसके वर्ड को ही समझो। जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग है, उसी को समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लिखा कैसे गया? प्री प्लस पोजिशन, ये प्रीपोजिशन की स्पेलिंग है। जिसमें जो प्री है वो आपका उपसर्ग है, मतलब आपका प्रीफिक्स है। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, और पोजीशन मतलब पोजीशन देना या पोजीशन लेना, पहले पोजीशन लेने वाले। पर कहाँ, किसके रिलेशनशिप में पहले पोजीशन लेते हैं? तो प्री पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन होती है जगह, तो इनकी जगह पहले होती है। पर किससे पहले होती है? तो आप कह सकते हैं कि दे आर
पोजिशन्ड बिफोर द नाउन्स। क्या पता होना चाहिए कि इनकी पोजीशन जो होती है वो नाउन या फिर प्रोनाउंस। नाउन होती है संज्ञाएं, तो जो वाक्य में आपको संज्ञा नजर आती है, नाउन्स नजर आते हैं, उनसे पहले आप प्रीपोजिशन को लिखते हैं, या फिर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर लिखे जाते हैं। जैसे माई नेम इज, जो भी मेरा नाम है, उस नाम की जगह मैं आई लिख सकती हूँ, सो दैट इज अ प्रोनाउन। किसी का नाम रवि है, रवि लिखने की बजाय मैं ही लिख सकती हूँ, तो वो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ठीक है। सो प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजिशन्ड बिफोर समथिंग, मतलब, और स्पेशली नाउन्स और प्रोनाउंस की यहाँ बात हो रही है। तो प्रीपोजिशन का आप ये संधि विच्छेद करके, इसका आप डाइसेक्शन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो उससे पता लगा कि दीज आर पोजिशन बिफोर द नाउन्स और प्रोनाउंस। ये सबसे पहली चीज थी। दूसरी बात, इनको नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखा क्यों जाता है? इसलिए लिखा जाता है सो दैट, ताकि दे कैन रिलेट, वो रिलेट कर पाए, सो दैट दे कैन रिलेट other words in the sentence, so that they can relate other words in the sentence with the noun or pronoun। और ये नाउन और प्रोनाउन अक्सर क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट की जगह होती हैं। सो दे कैन रिलेट अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशंस के बाद अक्सर ऑब्जेक्ट आती है, और वो ऑब्जेक्ट कोई और नहीं है, आपके नाउन और प्रोनाउन है। ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट नाउन और प्रोनाउन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे विद द एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, कि प्रिपोजिशन आपको समझ में आ जाए क्या एग्जाम्पल इसका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं अगर, जस्ट अ मोमेंट, या आई एक मिनट, आई एम इन द रूम। अब ये एग्जाम्पल आप देखो, आई एम इन द रूम। आई कौन है? आई सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का। एम, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, मैं हूं। इन द रूम, रूम क्या है? रूम आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अक्सर जो वर्ब के बाद आता हो। तो वर्ब आपकी ये है, सब्जेक्ट ये, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि इनका अपना रोल है एज अ प्रिपोजिशन, तो इसकी ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। तो मैं हूं, लेकिन मैं कहाँ हूं? तो ये बता रहा है मेरी पोजीशन, कि मैं कहाँ हूं। तो द रूम जो है वो मेरी जगह बता रहा है कि मैं कहाँ हूं, है ना। तो इन जो है वो इन्हीं दो शब्दों को रिलेट कर रहा है, मेरी पोजीशन को मेरी वर्ब से। ठीक है, कि मैं हूं तो कहाँ हूं? इन द रूम, रूम के अंदर। तो ये हो जाएगा प्रिपोजिशन जो बता रहा है मेरी जगह, कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, तो इस जगह को इस वर्ब से रिलेट कौन कर रहा है? वो इन कर रहा है। इन हो गया आपका प्रिपोजिशन, आई एम इन द रूम। तो ठीक है, इसने मेरी लोकेशन बता दी, मेरी पोजीशन बता दी कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे आई केम एट 5 AM, कि मैं सुबह 5 बजे आया। तो आई केम, मैं आया, लेकिन मैं कब आया? टाइम गिवन है, समय गिवन है। ठीक है, तो इस टाइम को, और क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है, शार्प टाइम है, ठीक है, बिल्कुल सटीक वक्त है कि किस वक्त आए, टू द पॉइंट है, तो इसलिए यहां पर एट का इस्तेमाल हुआ है। तो एट क्या है? एट भी आपकी प्रिपोजिशन है,
जो इस वक्त को मेरे एक्शन केम से रिलेट करती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो केम है ये वर्ब है, मेरा एक्शन है, मैंने क्या किया, मैं आया। और 5 AM वो टाइम है जब मैं आया। तो एट जो है इन दोनों चीजों को रिलेट कर रही है, इन दोनों के बीच में आकर। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि prepositions आर रिलेटिंग वर्ड्स बिकॉज इट इज रिलेटिंग टाइम हियर। ठीक है, ये किसको रिलेट करे? इट इज रिलेटिंग द टाइम ऑफ माई कमिंग, मेरे आने का जो समय है उसको रिलेट कर रही है। दूसरी बात कि जो प्रिपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखी जाती हैं। दीज आर रिटन बिफोर द नाउन्स और प्रोनाउंस। तो यहाँ पर रूम से पहले ये आई है, तो ये आपको बता रही है कि इट इज पोजिशन्ड बिफोर द नाउन। और यहाँ पर 5 AM ये भी तो टाइम है, तो ये भी नाउन है, तो यहाँ भी ये नाउन से पहले आई है। ठीक है, चलो ये तो बात होगी कि इट इज पोजिशन बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन कैसे यूज हो सकता है? लाइक ही लुक्ड एट मी। मी क्या है? ये प्रोनाउन है। उसने देखा, कहाँ देखा? मेरी तरफ। तो एट क्या बता रहा है? मेरी तरफ। एट का मतलब हो गया तरफ देखना। किसकी तरफ? मेरी तरफ। मी इज मेरी। ठीक है, तो ही लुक्ड, लुक्ड इज योर वर्ब और मी इज योर प्रोनाउन। ठीक है, और एट इज योर प्रीपोजिशन। तो ये इन दोनों के बीच में आकर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है कि उसने कहाँ देखा। तो ये वाली बात हुई। अब आपने ये तो समझा, ठीक है बिल्कुल। अब क्या जरूरी है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आए? ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं यहां पे लिखूं व्हाट वाज ही लुकिंग एट, व्हाट वाज ही लुकिंग एट। अब यहाँ एट के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? इज देयर एनी नाउन और प्रोनाउन रिटन ओवर हियर? हमें तो नहीं दिख रहा है। तो हियर देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द एंड, नो ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रिपोजिशन। ठीक है, ये बात हमें दिख रही है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आए। कभी कभी वो एंड में भी आ सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बात को आप गांठ बांध लें। अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? चल इस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, राइट? तो अगर हम इसमें देखें, वॉज क्या है? देख रहा था। ये टेंस बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन देख रहा था? देखने वाला जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो ही आपका सब्जेक्ट है। लुकिंग आपकी मेन वर्ब है, मेन एक्शन है। एट आपकी प्रिपोजिशन है। तो अब ये व्हाट क्या है? तो यहां पर ये जो व्हाट है ये आपकी ऑब्जेक्ट है। मतलब कायदे से ये व्हाट जो है ये एट के बाद आने वाली चीज है कि ही वॉज लुकिंग एट व्हाट और एट व्हाट ही वॉज लुकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि वो किसकी तरफ देख रहा था। अब जो भी जवाब होगा जिसकी भी तरफ देख रहा हो उसका जवाब तो व्हाट की जगह पर ही आएगा ना। लाइक ही वॉज लुकिंग एट द बॉय, ही वॉज लुकिंग एट द कैट। तो उसमें व्हाट के रिप्लेसमेंट में ही तो वो जवाब आएगा ना। जैसे द कैट, ही वॉज लुकिंग एट द कैट, तो व्हाट की जगह पर ही तो द कैट आएगा ना। तो ये जो एट है इसकी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म में है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस गिवन होते हैं तो उसमें आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसकी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो कई बार वो क्वेश्चन वर्ड ही उसका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन वर्ड की जगह ही हमें कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना होता है। जैसे एक क्वेश्चन और हो सकता है ऐसा,
Just a moment. Where he was going to. Where he was going to. अब ये ऐसे हो गया. अब यहां पर भी तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं लिखी है, लेकिन अगर मैं इसका जवाब लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, ही वॉज गोइंग टू. अब इस वेयर की जगह पर मैं जवाब लिखूंगी ही वॉज गोइंग टू स्कूल. तो कायदे से ये स्कूल किसकी जगह आया, वेयर की जगह. और टू यहाँ, टू क्या है, प्रिपोजिशन, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की जगह ही तो ऑब्जेक्ट आएगा ना. तो वेयर भी क्या होगा, इट इज द ऑब्जेक्ट. चाहे वो बिगिनिंग में लिखा हो, लेकिन तो भी ये ऑब्जेक्ट ही है. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. राइट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ सच थिंग्स. ओके. सो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हुई होगी बात. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको. अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रिपोजिशंस है उनकी कितनी टाइप्स हैं. ठीक है. सो वी विल डिस्कस नाउ द टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस. ठीक है, हम बात करेंगे अब द टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस. कि प्रिपोजिशंस की क्या टाइप है. अब अगर प्रिपोजिशंस की टाइप्स को हमें देखना है तो सब दो तरीके से हम देखेंगे. सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि प्रिपोजिशन लिखी कैसे जाती है. तो उस बेसिस पे तीन टाइप है. एक तो हो गई सिंपल. सिंपल होती हैं जो एकदम शॉर्ट ही होती हैं, जिससे उनका कोई और फॉर्म नहीं हो सकता या वो किसी और शब्दों के जोड़ने से नहीं बनी हो. सिंपल वन वर्ड प्रिपोजिशंस को ही कहा जाता है. ठीक है. ये वन वर्ड प्रिपोजिशन होती हैं जैसे कि इन, एट, ऑन, विद, फॉर, सिंस, बाय, एटसेट्रा. तो ये कुछ इस तरह की प्रिपोजिशंस हैं, हम और भी देखेंगे, बट आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये ठीक है. ठीक है. तो ये हो गई क्या, सिंपल प्रिपोजिशंस. दूसरी कैटेगरी होते कंपाउंड की. अब जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, वो दो शब्दों को जोड़कर मिलाने से बनते हैं. ओके. सो फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग. इनको कैसे बनाया जाता है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. जैसे इनको फेविकॉल से आपस में चिपका दिया गया हो. ओके. फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ देने से. जैसे आप इन और टू को मिला दो, क्या बन गया, इन टू. ऑन और टू को मिला दो, ऑन टू बन जाएगा. ठीक है. विद और इन को मिला दो, विद इन बन जाएगा. विद और आउट को मिला दो, विदाउट बन जाएगा. बी और साइड को मिला दो, बिसाइड बन जाएगा. राइट. आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं. बी और फोर को मिला दो, बिफोर बन जाएगा. ठीक है. तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, ये कंपाउंड हैं, और ये प्रिपोजिशंस का काम करते हैं, तो ये कंपाउंड प्रिपोजिशन कहलाते हैं. ठीक है. आपको आई होप ये बात समझ में आई होगी. कुछ और भी हम देख सकते हैं, जैसे अमंग होता है, अलोंग होता है, ए और लॉन्ग को बना दिया अलोंग. ठीक है. बिटवीन भी ऐसे ही, बी और टू से बना है बिटवीन. ठीक है. जिसका मतलब होता है दो के बीच. इनसाइड, बियॉन्ड. अनटिल, जो अन और टिल से मिलकर बना है, अनटिल. ठीक है. बीनीथ या अंडरनीथ. ठीक है. तो ये क्या है, ये कंपाउंड प्रिपोजिशंस आपकी होती हैं. ठीक है. इनका अपना अपना यूसेज है, अपनी अपनी कैटेगरीज हैं जो हम देखेंगे. और जो थर्ड कैटेगरी है वो होती है फ्रेजल या
कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर दो तीन शब्दों को मिला दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल ज्वाइन कर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे एक ही स्पेलिंग बना दी हो, नहीं, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का काम करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं इन ल्यू ऑफ, के बदले में, ओके, ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, अलोंग विद, किसके साथ, ठीक है, केम अक्रॉस, किसी चीज से टकराना या मिलना, रैन इनटू, रन आउट ऑफ, जैसे खत्म हो जाना, वी रैन आउट ऑफ शुगर, वी रैन आउट ऑफ टाइम। ये क्या है, आप देख पा रहे हैं कि दीज आर ग्रुप्स ऑफ 2 to 3 वर्ड्स, ठीक है, और इनका अपना काम होता है, ये अलग पोजीशन में अपने आप यूज किए जाते हैं एज फ्रेजेस, ठीक है, तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रिपोजिशंस हैं ये फंक्शन के बेसिस पे भी इस्तेमाल की जाते हैं। ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनकी टाइप्स हैं। अब इनकी फंक्शन के बेसिस पे भी होते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रिपोजिशंस रिलेट टू थिंग्स, और प्रिपोजिशंस टेल द रिलेशनशिप। ये क्या करती हैं, दे टेल द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इन द सेंटेंस, दो शब्दों के बीच में क्या संबंध है वो बताती हैं, बिटवीन टू वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। आई होप स्पीड भी ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि प्रीपोजिशंस को कौन सा कहाँ यूज करना है इसका डिफरेंस समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप पूरे फोकस के साथ इसको सीखोगे, ध्यान दोगे और यूज करोगे, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट आ जाना काफी नहीं है, एप्लीकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी बताऊंगी जो आपके पीवाई क्यूज हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो आ चुके हैं। तो आई हैव कोटेड देम, वो मेरे पास है, एंड आई विल यूज देम फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि आपके पेपर में कैसे इस्तेमाल होते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमने क्या सीखा कि प्रिपोजिशंस रिलेशनशिप बताती है दो शब्दों के बीच में, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो कैसी कैसी रिलेशनशिप होती हैं, वो रिलेशनशिप होती है पोजीशन की। कभी वो उसकी जगह बताती है किसी किसी चीज की, किसी एक्शन की, किसी नाउन या प्रोनाउन की। कभी वो उनके बीच का वक्त बताती कि कोई काम कब हुआ। कभी वो पर्पस बताती कि किस पर्पस से, या किसी काम को करने के पीछे क्या पर्पस था, कभी वो बताती हैं। कभी कभी उनके बीच में वो डायरेक्शन का भी जिक्र करती हैं कि किस दिशा में कोई काम होता है या हुआ, ठीक है। कभी कभी वो आपको बताएगी डेट, कि किस तारीख पे हुआ, ठीक है, या किस ओकेजन पे हुआ। कभी वो उनकी मूवमेंट को दर्शाएगी, ठीक है, कैसा रिलेशनशिप, मूवमेंट का, मोशन का। या फिर कभी आपको वो एजेंसी, कि उस कार्य को किसने किया, कभी आपको एजेंसी का पता चलेगा कि हु डिड दिस, ठीक है। कभी कभी वो सपोर्ट को शो करेगी। तो इन प्रपोजिशंस के ना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन
सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा जो काम में आने वाले फंक्शन हैं वो है पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट, डेट वाला भी होता है और एजेंसी भी हो सकता है। ठीक है, पर हाँ मेजरली यही होते हैं। हाँ, और एक और होता है मीन्स ऑफ ट्रैवल, उसके लिए भी अलग होता है मीन्स ऑफ ट्रैवल। ठीक है, और जो 10वां यूज मुझे नजर आता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट का, कि कोई काम किसकी सहायता से हुआ, क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें इस्तेमाल हुआ, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम प्रिपोजिशंस को ऐसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या सीखा हमने कि प्रिपोजिशन होता क्या है, उसकी स्पेलिंग जो है उसको हमने डाइसेक्ट किया, उससे पता लगा कि प्रिपोजिशन का मतलब क्या है, उससे प्रिपोजिशन की पोजीशन का हमें पता चला। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उन एग्जाम्पल्स में वो पोजीशन को प्रूव भी किया कि हाँ ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा हमने एक और जगह हमने देखा कि प्रिपोजिशंस को तो एंड में भी लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने अलग अलग टाइप की प्रिपोजिशंस के बारे में जाना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो हैं प्रिपोजिशंस इस एग्जाम्पल में, ये जो हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं, तो ये टाइप्स किस लिए लिखे हैं, ये फंक्शन के बेसिस पे हैं। ठीक है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सो फंक्शनल बेसिस पे है ये। फंक्शनल बेसिस पे कुल मिलाकर हमने 10 के करीब प्रिपोजिशंस को जाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन की पोजीशन के बेसिस पे कौन सी प्रिपोजिशन होती है, टाइम के बेसिस पे कौन सी होती है, पर्पस के बेसिस पे कौन सी, डायरेक्शन के बेसिस पे कौन सी होती है। ठीक है, तो आज हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही टाइप को करेंगे फिलहाल के लिए। तो अगर हमें पोजीशन के बेसिस पे देखना है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, या सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम विच प्रिपोजिशन इज यूज्ड वेयर। ठीक है, और मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी साथ साथ कराऊंगी, और जो दो मतलब सिमिलर कॉमन जैसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि उनका क्या मतलब है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कौन सी प्रिपोजिशन का यूज होता है? नंबर वन, उसके लिए होता है एट। अब अगर आपको एट का यूज जानना है तो एट तो बहुत सीधा और सटीक है एग्जैक्ट टाइम के लिए। मतलब आपको बताना है बिल्कुल वही वक्त जिस वक्त कोई काम हुआ, मतलब 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, तो आप एट का इस्तेमाल करो। जैसे आप लिखते हैं ही वोक अप, वो जागा, कब जागा, ही वोक अप एट 5 AM, वो 5 बजे जागा। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप इसको किसके साथ यूज करेंगे? दे केम एट डस्क। डस्क क्या है? डस्क होता है शाम का वक्त, जब सूरज ढल गया है लेकिन रात नहीं हुई है। तो जब हल्की रोशनी होती है आसमान में, हल्की सी, बहुत हल्की सी, वो डस्क होता है। ठीक है, जिसको हम संध्या का समय भी कहते हैं। ठीक, तो डस्क के साथ भी एट आता है। इसी तरीके से डॉन होता है, डस्क का उल्टा होता है डॉन। डॉन होता है जब सूरज नहीं उगा है, आपको सूरज की रोशनी नहीं नजर आ रही आसमान में, लेकिन रात खत्म हो गई है, तो हल्की हल्की जो रोशनी होती है बगैर सूरज की रोशनी के, वो डॉन का समय होता है। इसको हम भोर का वक्त भी कहते हैं। ठीक है, भोर, आपने ये सुना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा ये। राइट, अब इसके अलावा हम एट का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? हम एट का इस्तेमाल करेंगे नून के साथ। ठीक है, मतलब मैं आपको बताती हूं, आप कह सकते हैं एट नाइट,
जहां पे नाइट नजर आए, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, ठीक है, इनके साथ एट का इस्तेमाल होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ एट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये शार्प टाइम्स हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, राइट। और हम एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हो रहा है, लेकिन जो मील टाइम्स होते हैं, ठीक है, जब भी आपको दिखे कि मील टाइम है, खाने का वक्त है, तो आप लिखेंगे एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट सपर। अब सपर भी एक टाइम होता है खाने का, एट सपर, ठीक है। तो यहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या सिर्फ यही है? नो, देर आर मोर एग्जाम्पल्स जहां एट का इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी शो यू। चले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब एट का इस्तेमाल हम, अब देखें, ये जो डस्क और डॉन है, ठीक है, या नाइट है, ये इंडेफिनिट पीरियड होता है, ठीक है, लेकिन ये एक ही जैसा होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे आप मॉर्निंग का जो टाइम है, वो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मॉर्निंग का टाइम आप बिल्कुल, जो सुबह का टाइम होता है, ठीक है, जब सूरज उग रहा है, वो भी मॉर्निंग है ना। 8-9 बजे का टाइम है, वो भी मॉर्निंग है। 11 बजे का टाइम भी मॉर्निंग है, ठीक है। लेकिन वो दिन का पहर तो चेंज होता जा रहा है ना। लेकिन ये जो नाइट का टाइम है, या आप कहेंगे डस्क या डॉन का टाइम है, ये इंडेफिनिट पीरियड होता है, बट तो भी ये एक जैसा ही रहता है। तो इसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ, एक और चीज के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स, त्योहार होते हैं या ओकेजन्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं, इनका जो डेट है ना, वो फिक्स नहीं होता है। डेट इज नॉट फिक्स्ड। मतलब वो त्योहार जिनकी तारीख फिक्स नहीं होती है, कौन से कैलेंडर के हिसाब से? जो अंग्रेजी कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी डेट के हिसाब से हम चलते हैं, तो वहां पर उनकी डेट जो है वो बदलती रहती है। जैसे आप सबको पता है, होली, होली कभी मार्च की बिगनिंग में होती है, कभी मार्च के एंड में होती है, ठीक है, कभी फरवरी में आ जाती है, कभी मिड मार्च में होती है। तो तारीख बदलती रहती है हर साल, तो हम इसको एट होली लिखेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। एट दिवाली लिखेंगे उसी तरीके से, जैसे दिवाली, दशहरा, इनकी भी तारीख बदलती है। ऑन दशहरा नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखना। ऑन दिवाली नहीं लिखना है, ऑन होली नहीं लिखना है। उसी तरीके से ऑन ईद नहीं लिखना है, एट ईद लिखेंगे, क्योंकि ईद की तारीख भी बदलती रहती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब क्या होता है कि हम एट का इस्तेमाल ना एक और चीज के लिए करते हैं, जैसे होता है एट द 11th आवर। ये एक मुहावरा जैसा है, एक इडियम जैसा है। एट द 11th आवर का मतलब होता है कि टोटल 12 घंटे हैं, 11वें घंटे पे आप मुझे बता रहे हो, मतलब टाइम खत्म होने वाला है। तो इसको हम बिल्कुल आखिरी समय कहते हैं। एट द 11th आवर होता है आखिरी समय, लास्ट टाइम, कि बिल्कुल एन वक्त पे बताना, ठीक है। तो उसको हम एट द 11th आवर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑन द 11th आवर नहीं होगा, एट द 11th आवर होगा। और हम एट का इस्तेमाल एट टाइम भी कहते हैं। ही वॉज देयर एट टाइम। एट टाइम नहीं होगा, बल्कि एट टाइम्स होगा। एट टाइम्स मतलब अक्सर, ऑफन। तो जब आपको ऑफन का इस्तेमाल करना हो, तो एट टाइम्स भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अक्सर। तो ये आपका एट का इस्तेमाल हो गया है। आई होप आपको क्लियर होगी होगी बात। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस, लेट्स मूव ऑन टू
द सेकेंड वन विच इज ऑन। अब अगर आपको एट समझ में आया तो ऑन समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑन किस लिए यूज होता है? आप डेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। डेज किस तारीख पर, किस दिन पर, डेज और डेट्स किस त्योहार पर, कुछ स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिवल्स के लिए भी ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। आप तो कहोगे कि ओकेजन और फेस्टिवल के लिए तो हमने एट का इस्तेमाल किया, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस हियर। ठीक है, आपको उस डिफरेंस के साथ में बताऊंगी। डेज कैसे? डेज आप कह सकते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है। डेट्स कैसे? ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। ओकेजन कैसा? ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। फेस्टिवल कैसा? जिन फेस्टिवल्स की डेट फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स्ड डेट। जैसे कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनकी डेट फिक्स होती है, क्रिसमस है तो आप लिख सकते हैं ऑन क्रिसमस। एट क्रिसमस जनरली नहीं लिखा जाता है, या आप इसके साथ लिखेंगे ऑन क्रिसमस डे, ऑन न्यू ईयर डे, मतलब उनके साथ डे लगता है, ऑन न्यू ईयर डे। उसी तरीके से आप होली दिवाली के साथ ऑन का इस्तेमाल कब करोगे? व्हेन यू राइट ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ठीक है, कि दिवाली के अवसर पर, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ठीक है। तो जहां ईव लिखें, ऑन द डे ऑफ ऐसे लिखें, तो वहां पर भी हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो त्योहार जिनकी डेट फिक्स नहीं होती उनके साथ भी, क्योंकि ईव ने तो दिवाली की शाम को फिक्स कर दिया ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे रिपब्लिक डे है, उसकी तो तारीख फिक्स है ना, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ऑन गांधी जयंती, ऑन गांधी जयंती। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स्ड हैं। अब जो चीजें फिक्स्ड हैं उनके लिए ऑन लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे डे लिखा हो, डेट लिखी हो, बर्थडे लिखा हो, एनिवर्सरी लिखी हो, ठीक है, और जिन फेस्टिवल्स के बाद डे आता हो या उनसे पहले ईव आती हो, वहां हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और जगह जहां ऑन का इस्तेमाल होता है, लाइक हम कह सकते हैं ऑन टाइम। तो ऑन टाइम कब इस्तेमाल होता है? कि आई वॉज देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब जो तय वक्त है, अगर वहां आप तय वक्त पर हैं, ठीक है, तो आप ऑन टाइम लिखेंगे। आई वॉज देयर ऑन टाइम मतलब जो टाइम फिक्स किया गया था उस वक्त पर मैं था, ठीक है। फिक्स टाइम भी हम इसको कह सकते हैं, या शेड्यूल्ड टाइम भी कह सकते हैं। तो जब आप उस वक्त पर हैं तो इसका मतलब यू आर देयर ऑन टाइम, आप पहले ही पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे इन की। इनकी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इन समझ में नहीं आया तो आप परेशान हो जाएंगे। इन जो है वो आपका तीसरा प्रिपोजिशन है टाइम में। इनका इस्तेमाल किस लिए करना होता है? इनका इस्तेमाल करना होता है ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। इनका इस्तेमाल किस लिए करना होगा? ड्यूरेशन के लिए, जब अवधि हो समय की, लंबा वक्त हो, ठीक है। तो ड्यूरेशन कहाँ कहाँ होता है? ड्यूरेशन होता है सीजन में, इन समर्स, इन विंटर्स, इन ऑटम, ठीक है। फिर ईयर में, इन 1994। फिर आप मंथ में भी कर सकते हैं, इन जनवरी, ठीक है। उसके बाद आप आवर में भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द डे में भी आप कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द डे जैसे आप
ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ डे, इन अ डे और टू, आई विल सी यू इन अ डे और टू, मतलब मैं आपको एक दो दिनों में मिलूंगा। या फिर पार्ट ऑफ द डे में क्या आएगा, आप लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त में। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, आप लिख सकते हैं इन द मिडल ऑफ द नाइट, इन द मिडल, एट नाइट होता है, एट मिडनाइट होता है, बट इन द मिडल ऑफ द नाइट होता है। तो जब मिडल ऑफ द नाइट नजर आए तो आप इन लगा दो। ठीक है, उसके अलावा आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, आवर, आप लिख सकते हैं इन एन आवर, एक घंटे में, इन 2 आवर्स, इन 5 मिनट्स, इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, इन 5 सेकेंड्स, या फिर आप इन अ वीक बोल सकते हैं, ये भी तो वक्त बताता है, जैसे वीक है तो इन अ वीक, इन 2 वीक्स। डेकेड्स होता है, ये भी तो लंबी अवधि है ना डेकेड्स के साथ, सो इन द लास्ट डेकेड, पिछले एक दशक में, तो वहां आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सेंचुरी है, बिल्कुल आप सेंचुरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, इन द 21st सेंचुरी, वी आर इन द 21st सेंचुरी, यहां भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनका मतलब आप एक डेडलाइन के तौर पे भी कर सकते हैं, डेडलाइन के तौर पे, जैसे आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ, जब आपका मतलब हो डेडलाइन के तौर पे एट द एंड ऑफ वाला, तो आप ऐसे कह सकते हैं दे विल कम बैक इन 3 आवर्स, दे विल कम बैक इन 3 आवर्स, मतलब एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे की अवधि में। ठीक है, तो 3 आवर्स का मतलब है एट द एंड ऑफ। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हो गया इनका इस्तेमाल। अब आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, इसके अलावा, अब जैसे आपने कहा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन ऐसा ही एक इस्तेमाल होता है ऑन के केस में। ऑन के केस में क्या होता है, जब आप लिखते हैं डे प्लस मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, ठीक है, तो जब आप उसके पहले डे लिखते हैं तो आप लिखेंगे ऑन, जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग वी शैल मीट, ऑन मंडे मॉर्निंग और ऑन मंडे इवनिंग और मंडे आफ्टरनून। तो ऑन कब आएगा, जब आपने डे लिखा और उसके साथ साथ वक्त लिखा कि किस वक्त पर, तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो ऐसे आपको ये चीजें ना, ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये ध्यान रखोगे कि मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ तो इन आएगा, तो अगर मंडे लिखा है वहां पे बीच में डे लिखा है, तो आप तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये बात मैं आपको स्टार मार्क करके बता रही हूं कि दिस इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर सच रूल्स, ऐसी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे इन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, अगर आप कहेंगे इन मंडे मॉर्निंग, इन मंडे मॉर्निंग नहीं होगा, ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने ऑन पे देखा था कि ऑन टाइम, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, है ना। इसी तरीके से इन टाइम अगर आए कभी,
तो इसका क्या मतलब होगा? इन टाइम होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, मतलब आप लेट होने से बचे। ओके, यू रीच्ड, आपको जैसे किसी मीटिंग में जाना था, ठीक है, सपोज यू वर सपोज टू गो इन अ मीटिंग, तो आप इन टाइम कब इस्तेमाल करोगे? आप कहोगे आई वॉज देयर जस्ट इन टाइम। आई वॉज देयर जस्ट इन टाइम मतलब मैं वहां बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा। मतलब अगर आप एक सेकंड भी लेट हो जाते तो आप उस चीज को मिस कर देते। ठीक है, तो इन टाइम का मतलब होता है एकदम एन मौके पर। ठीक है, द लास्ट मोमेंट, द लास्ट मोमेंट। ठीक है, जिसने आपको लेट होने से बचा लिया। ओके, तो वो होता है इन टाइम। तो ऑन टाइम होता है बिल्कुल सही वक्त पर, इन टाइम होता है कि आप लेट होते होते बचे हैं। राइट, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, आपको ये बातें याद रखनी है। आफ्टर दिस अब जो यूजेस आएंगे, देखो बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा वक्त इन्हीं तीन में जाता है, एट, ऑन और इन में, क्योंकि इनके मल्टीपल यूजेस हैं। लेकिन जो बाकी के प्रीपोजिशंस है टाइम वाले, उनमें उतना वक्त नहीं लगेगा। जैसे आप कहते हैं बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, आप इसको बिफोर को कहाँ यूज करते हैं? शार्प टाइम के लिए। जैसे बिफोर 7 p.m. द ऑफिस क्लोजेस बिफोर 7 p.m. 7 बजे से पहले ऑफिस बंद हो जाता है। तो पहले तो हो गया शार्प टाइम के लिए। अब ये ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिफोर। ठीक है, आप कह सकते हैं 2 hours बिफोर, 2 घंटे पहले, 2 hours बिफोर, ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे बिफोर का इस्तेमाल है वैसे ही आफ्टर का इस्तेमाल है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो ये भी शार्प टाइम के साथ यूज होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम है। और ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं आफ्टर 5 p.m. ठीक है, और ड्यूरेशन के लिए आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद, कम आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद आना, है ना। अब बिफोर और आफ्टर के जैसे ही दो और शब्द हैं। क्या शब्द हैं वो? बिफोर के केस में होता है अगो। ठीक है, तो जब आपका, आप इनका वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हो, नरेशन करते हो ना इनका, तो बिफोर जो है वो अगो में चेंज हो जाता है। तो जैसे 2 hours बिफोर जो है वो किसमें, ड्यूरेशन के साथ यूज होगा ये। तो 2 hours बिफोर, 2 hours अगो भी बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगो जो है वो ड्यूरेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। और आफ्टर के केस में ऐसा ही होता है लेटर, मतलब ये भी ड्यूरेशन के लिए होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि लेटर 7 p.m., लेटर 5 p.m. और 5 p.m. लेटर, नो। यू कैन से 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद। ठीक है, ऐसे लेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो लेटर है ये पता है क्या है? ये एडवर्ब है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, तो क्या है? एडवर्ब है। ये एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री है, पर हाँ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक और बात है कि लेटर से कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो इसको कंफ्यूज करते हैं। ये होता है लैटर और ये है लेटर। स्पेलिंग का और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है दोनों में। लैटर मतलब बाद में आने वाला। ठीक है, बाद में आने वाला या बाद में जिक्र किया गया हो जिसका। तो लैटर जनरली नाउन होता है, कोई पर्सन होता है। और लेटर क्या है? एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है बाद में। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो। तो जो लेटर आए वो लैटर होता है। ठीक है, और लैटर कब होता है? जब वो लेटर आए।
तो आपको इस तरीके से इनके बीच का थोड़ा सा रिलेशनशिप समझना है। तो बिफोर और आफ्टर, अगो और लेटर और लैटर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ इसके बाद हमारे थोड़े से प्रीपोजिशंस और रह जाते हैं जिनका हम अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे बाय होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे हैं। बाय का मतलब होता है डेडलाइन बताना। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं बाय मंडे, मंडे तक ये काम करना है, मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करना है, तो बाय मंडे मतलब ये डेडलाइन है। बाय 2030, ठीक है, बाय 2030, बाय मंडे, बाय 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, या बाय का इस्तेमाल इसके, इसका मतलब होता है कि इसके बाद नहीं कुछ भी इंक्लूड होगा, मंडे के बाद नहीं, मंडे तक ही। ठीक है, बाय 9 AM, 9 बजे तक मुझे ये फाइल चाहिए। तो बाय का इस्तेमाल होता है डेडलाइन के लिए। ठीक है, किसी काम को करने की डेडलाइन है अगर। और ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ शार्प टाइम इस्तेमाल होगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अब ऐसे ही होता है विदिन, विदिन भी डेडलाइन को शो करता है, लेकिन ये डेडलाइन जो होती है ये होती है ड्यूरेशन की। ठीक है, जैसे विदिन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन एन आवर, विद इन 5 minutes, 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो ऐसी जगह पर ये क्या बताएगा, डेडलाइन बताएगा। विद इन शोज डेडलाइन, बिफोर द एंड ऑफ, विद इन 3 hours, 3 घंटे के खत्म होने से पहले पहले। तो ये विद इन का इस्तेमाल होता है। आफ्टर दिस वी हैव सिंस एंड फोर। क्या होता है हमारे पास, और सिंस होता है। सिंस का मतलब भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, EPOT, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम, कि वो तब से लेकर अब तक चल रहा हो, वो सिंस होता है। तो सिंस के लिए हम कहते हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंस 5 PM, 5 बजे से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, सिंस येस्टरडे, कल से, सिंस फ्राइडे, फ्राइडे से। कौन सा फ्राइडे, जो पिछला गुजरा है फ्राइडे, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, सिंस जनवरी, जनवरी के महीने से, सिंस 2015, 2015 से, सिंस 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से सिंस का इस्तेमाल होता है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करेंगे फोर की। फोर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन के लिए, जैसे विदिन का इस्तेमाल हो रहा था। तो ड्यूरेशन क्या होती है, लंबा वक्त होता है, जैसे इनके केस में था। तो ड्यूरेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जिन चीजों के बाद ना, मतलब टाइम जो है उनके बाद ऐसा आता हो, जैसे फॉर 2 hours, आवर के बाद ऐसा आता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, विच हैव प्लूरल फॉर्म, उनके साथ फोर आता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा वक्त है। ठीक है, जैसे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, ये हमें नहीं पता है, तो ये फिक्स्ड नहीं है, फोर का जो टाइम है दैट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नॉट
फिक्स्ड, जबकि सिंस से हमें पता चल जाता है कि पास्ट में कब शुरू हुआ था। तो यहां पर टाइम जो है वो फिक्स्ड है, एग्जैक्ट है। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स हम कह सकते हैं, फॉर 2 मंथ्स कह सकते हैं, 2 महीने से, फॉर अ वीक, एक हफ्ते से वो स्कूल नहीं आ रहा था या आ रहा है। ठीक है, फॉर अ ईयर, एक साल से, फॉर अ डेकेड, एक दशक से, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स से ही ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फॉर, और क्या रह जाता है आपका, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डेकेड हो गया, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से। अब देखो यहां लिखा है फॉर सेंचुरीज और यहां लिखा है 16th सेंचुरी, तो 16th स्पेसिफिक सेंचुरी है और ये है बहुत सारी सेंचुरीज। ठीक है, तो इनमें फर्क होता है। तो फोर का इस्तेमाल इन जगह पर होगा, ठीक है, जहां पर टाइम फिक्स्ड नहीं है। और एक और बात आपको मैं बता दूं, जब आप इनके साथ, ये जितनी भी चीजें हैं जिनके साथ फोर का इस्तेमाल हुआ है, अगर इनसे पहले आप लास्ट का इस्तेमाल करते ना, जैसे लास्ट 2 आवर्स, जैसे ही 2 घंटे थे पहले, लेकिन आपने इसके पहले लास्ट लिख दिया, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे उसके साथ, फोर नहीं लिखेंगे, आप सिंस लिखेंगे उस केस में, सिंस लास्ट 2 आवर्स। सिंस क्यों, क्योंकि अब ये जो लास्ट 2 आवर्स है ना, ये फिक्स्ड है, एग्जैक्ट है, हमें पता है कि कौन से 2 घंटे की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर 2 घंटे कौन से, वो हमें नहीं पता था। तो जहां पर आपका फिक्स हो जाता है कि कौन से दो दो घंटे हैं, वहां पर आप सिंस का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो है, हम यूज करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, फ्रॉम इज यूज्ड स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। शुरुआती वक्त कहां से शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आप कहते हैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 9 to 5, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो इस केस में आपको क्या नजर आया कि जो फ्रॉम है वो कब से शुरू हो रही है कोई चीज, वो बता रहा है। ठीक है, तो ये फ्रॉम का इस्तेमाल है। अब फ्रॉम के साथ साथ, अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, तो एंडिंग पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना। तो टू हो गया, टिल हो गया और अनटिल हो गया, इनका इस्तेमाल होता है एंडिंग पॉइंट बताने के लिए। तो ये ऑपोजिट्स हैं, ऑपोजिट पेयर्स हैं, इनका आप ध्यान रखें। एंडिंग पॉइंट, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया, फ्रॉम 9, 9 से शुरू होकर 5 बजे तक, टिल इवनिंग, मॉर्निंग से शुरू होकर इवनिंग तक, टिल 5, अंटिल 7, 7 बजे तक की ऑफिस 7 बजे तक खुला होगा, दिस ऑफिस रिमेन्स ओपन अंटिल 7 PM। ओके, तो इस तरीके से आपको इनका यूज करना है। तो ये हो गया फ्रॉम और टू का, या टिल और अंटिल का। जैसे अब क्या रह गया, आई थिंक अब हमारा सारा ही हो गया है और कोई इसमें बचा नहीं है। तो ये हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम आज कंप्लीट होता है। ठीक है, बाय, बिफोर, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, टिल, अनटिल, ठीक है, विद इन, ये सारा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीपोजिशंस का नेक्स्ट पॉइंट, जो होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस,
जिसको हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या लोकेशन भी कहते हैं, और बाकी जो हम कवर कर पाएंगे, चाहे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट करें, पर्पस करें, ठीक है, तो वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है बट आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं स्लो जा रहा है, स्लो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं चला रही हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा स्पीड से इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो जहां आपको कॉन्सेप्ट में लगता है कि यहां मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसका मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आपको मैं ना एक क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ। ठीक है, ये टाइम से रिलेटेड ही था ये क्वेश्चन आपका, और ये 2021 के एग्जाम में आई थिंक आया था। जैसे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ, क्या क्वेश्चन है? हिज न्यूज चैनल हिज न्यूज चैनल aspires to have a million viewers until the weekend. अब ये क्वेश्चन देखें आप, हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स टू हैव अ मिलियन व्यूअर्स अंटिल द वीकेंड, कि वीकेंड तक, बट क्या ये अंटिल आएगा? अंटिल का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट, पर क्या हम सिर्फ एंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? डेडलाइन का। ऐसे एग्जाम्पल्स में हम किसकी बात करते हैं? डेडलाइन की। बाय द एंड ऑफ द वीकेंड, वो हमारा मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बाय। हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स, ठीक है, ख्वाहिश रखता है या एस्पिरेशन है, टू हैव अ मिलियन व्यूअर्स बाय द वीकेंड, वीकेंड खत्म होने तक। तो यहाँ जो सेंस है, वीकेंड एंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बात करें डेडलाइन की। ठीक है, सो दिस इज वन क्वेश्चन जो आपके आरएएस मेंस पेपर में आ चुका है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम यूसेज के हिसाब से ही करेंगे, कि जो हमने यूसेज सीखा है उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। सो प्लीज वॉच इट केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज देम एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इंग्लिश में बहुत अच्छा जाए, तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।